स्वागत है आप लोगों का आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा में। और उम्मीद है आपने जो परसों वाली क्लास है उसे अच्छे से रिवाइज किया होगा, क्योंकि उसमें सारी चीज़ें ही लर्न करने वाली थी। क्योंकि स्टडीज़ हैं जो कि कई सारे वैज्ञानिकों ने की थी, जो कि हमने बात की थी बौद्धिक विकास के बारे में। और ये बौद्धिक विकास आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा। हमने 8 सिद्धांतों के बारे में बात की थी पिछली क्लास में, तो उम्मीद है आपने ये अच्छे से रिवाइज किया होगा। आज हम बात करते हैं इंटेलिजेंट टेस्ट के बारे में, जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है और कई सारे क्वेश्चन जो है यहाँ से बनते हैं। तो चलिए जानते हैं इंटेलिजेंट टेस्ट। इंटेलिजेंट के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। बुद्धि का मतलब जिस ऐसा व्यक्ति, बुद्धिमान कौन है जो हर परिस्थिति में हर चीज का सामना कर सकता है, साथ ही उसमें तर्कन क्षमता होनी चाहिए, उसमें मानसिक योग्यता होनी चाहिए, उसकी जो मानसिक जो उसका सोचना है इस तरह का होना चाहिए कि वो जो भविष्यवाणी है वो भी कर सके, प्रिडिक्ट कर सके। अगर ऐसा हो रहा है तो ऐसा इसका क्या परिणाम होगा, ये सब चीज़ें वस्तु बोध होना चाहिए, उसको स्थान का बोध होना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है एक बुद्धिमान व्यक्ति के अंतर्गत आती है। और हमने ये बात भी कर ली थी कि बुद्धिमान और विद्वान दोनों में फर्क होता है। बुद्धिमान का मतलब वह व्यक्ति, बुद्धि कभी भी चेंज नहीं होगी, सेम ही रहती है, जबकि ज्ञान जो है हमेशा चेंज होता है जैसे समय और जितना जितना हम प्रैक्टिस करते हैं उसके साथ साथ जो है वो बढ़ता जाता है। तो ये दोनों चीजें हैं। अब बात करते हैं आज जो है अल्फ्रेड बिनेट। इंटेलिजेंट टेस्ट जो है इसके प्रतिपादक कौन थे? अल्फ्रेड बिनेट सर। अल्फ्रेड बिनेट भी बोलते हैं इनको, और इनको अल्फ्रेड बिने भी बोलते हैं। अल्फ्रेड बिनेट, अल्फ्रेड बिनेट और सीमेंस सर जो थे, इन्होंने 1904 से 1905 के अंदर जो दिया था, कौन सा सिद्धांत दिया था? इंटेलिजेंट टेस्ट का सिद्धांत दिया था। फादर ऑफ इंटेलिजेंट भी इन्हीं को कहा जाता है, अल्फ्रेड बिने को। अल्फ्रेड और अल्फ्रेड अगर आए तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो, क्योंकि दोनों एक ही नाम है। अल्फ्रेड बिने भी बोलते हैं, बिनेट भी बोलते हैं। मानसिक बुद्धि का सिद्धांत जो है वो दिया था, मानसिक बुद्धि का सिद्धांत भी अल्फ्रेड बिने ने ही दिया था। अल्फ्रेड बिने ने कब दिया था? 1908 में। और आईक्यू का जो है, आईक्यू का मतलब जो है, आईक्यू का मतलब होता है इंटेलिजेंट क्वोशिएंट, इंटेलिजेंट क्वोशिएंट होता है इसका मतलब। और ये बताया किसने था? ये बताया था टर्मन सर ने। टर्मन, इसका मतलब होता है इंटेलिजेंट क्वोशिएंट। आईक्यू का मतलब यही होता है कि किस व्यक्ति में कितनी बुद्धि है, आईक्यू से हम पता लगा सकते हैं। इसका आगे हम चर्चा करेंगे। और ये जो एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, और आप ध्यान रखें आईक्यू का जो फॉर्मूला है वो इम्पोर्टेंट है और पूछा भी गया है कई बार। इसको कुछ नहीं, आपको सिर्फ रटना है इस फॉर्मूले को। MA/IA यानी शारीरिक आयु मल्टीप्लाई बाय 100, और IA का मतलब है वास्तविक आयु। फिर से सुन लीजिए, MA यानी शारीरिक आयु मल्टीप्लाई बाय 100 बट्टे में IA यानी वास्तविक आयु आ जाएगी, और आपका ये जो है ये आ जाएगा IQ का फॉर्मूला। तो ये IQ का फॉर्मूला आपको लर्न करना है, क्या है? MA/IA मल्टीप्लाई बाय 100, इस तरह से। अब हम बात कर लेते हैं कुछ इंटेलिजेंट टेस्ट के बारे में कि किस कैटेगरी वाइज किस तरह से, यानी किस तरह से हम कह सकते हैं कि ये व्यक्ति प्रतिभाशाली है या ये डल है। तो उसकी बुद्धि का आईक्यू कितना मेजर किया गया है कि उसके अकॉर्डिंग हम माने कि ये व्यक्ति प्रतिभाशाली है, ये कम प्रतिभाशाली है, ये डल है। तो ये चलिए जानते हैं। प्रतिभाशाली, प्रतिभाशाली व्यक्ति का जो आईक्यू है वो 140 के अबव होगा। प्रतिभाशाली व्यक्ति का जो आईक्यू है वो 140 के अबव होगा, यानी 140 से ज्यादा होगा। वेरी सुपीरियर जो है उनका होगा 130, सुपीरियर का होगा 120 से लेके 120। फॉर्मूला नोट डाउन करते जाइए साथ साथ ही, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है मैं आपको आगे बताऊंगी, जो कि एग्जाम की दृष्टि से पूछा गया है। और वैसे आप एक बार नजर डालेंगे एक दो बार तो ये लर्न भी हो जाएंगे। ब्राइट एवरेज वाले जो होते हैं वो 110 से लेके 119 तक होते हैं। एवरेज ये जो है इम्पोर्टेंट है और ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है।
एवरेज का जो IQ होता है वो 90 से लेके 109 तक होता है। डल जो है उनका 80 से लेके 89 तक होता है। और बॉर्डर लाइन पर मतलब बहुत ही मंद बुद्धि के बच्चे 70 से 79। और मेंटल रिटार्ड जो कि मानसिक, जिनका कहते हैं कि इलाज वगैरह कराना पड़ता है, मंद बुद्धि बालक होते हैं, उनका क्या रहता है 70 से बिलो, यानी 70 से नीचे। तो एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं इंटेलिजेंट टेस्ट के बारे में। हमने बात की, पहला है इनके प्रतिपादक कौन थे, अल्फ्रेड बिनेट या अल्फ्रेड बिने, दोनों ही सेम नाम है, सीमेन। ये दोनों जो थे इन्होंने बुद्धि का जिर से नजर डाल लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या देखा। हमने देखा इंटेलिजेंट टेस्ट, इसके प्रतिपादक कौन थे, अल्फ्रेड बिनेट और सीमेन सर थे। इन्होंने 1904 से 1905 में ये बुद्धि का जो परीक्षण है ये दिया था। फादर ऑफ इंटेलिजेंट टेस्ट जो है वो कौन थे, वो कौन है, मतलब अल्फ्रेड बिनेट या अल्फ्रेड बिनेट सर है। मानसिक बुद्धि ये भी अल्फ्रेड बिनेट ने ही दी है। IQ टर्मन ने दिया है। इंटेलिजेंट क्वोशिएंट इन्होंने बताया था IQ का मतलब क्या है, इंटेलिजेंट क्वोशिएंट। IQ का फॉर्मूला MA/IA मल्टीप्लाई बाय 100। और यहाँ पर हमने वैश्वर का जो IQ टेस्ट है उसके बारे में बात कर ली, जैसे कि प्रतिभाशाली 140 के अबव और वेरी सुपीरियर 130 होगा, सुपीरियर जो है 120 से 129, ब्राइट जो है 110 से 119, एवरेज 90 से 109, जो कि एग्जाम में पूछा गया, फर्स्ट ग्रेड में भी, टेट में भी पूछा गया है, GIC का एग्जाम हुआ था उसमें भी, तो आप ये ध्यान रखें। डल वाला जो है वो उसका क्या IQ होगा, 80 से लेके 89, बॉर्डर लाइन 70 से 79, मेंटल रिटायर्ड 70 के बिलो। बात आती है इससे लर्न कैसे करें। तो मैंने जिस तरीके से किया था, अगर आप भी उस तरीके से कर ले तो आपको भी अच्छे से लर्न हो जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ इंटेलिजेंट टेस्ट अल्फ्रेड बिनेट, यहाँ पर आप ले लें इसका फर्स्ट से आप कर ले इसको फर्स्ट, इसको क्या कर लेंगे फर्स्ट। तो अल्फ्रेड बिनेट मतलब फर्स्ट तो वो ही आएगा जो कि क्या होगा, बुद्धिमान होगा। तो इंटेलिजेंट टेस्ट यानी बुद्धि का टेस्ट का जो दिया है वो किसने दिया है, अल्फ्रेड ने, और सीमेन आप इसके साथ जोड़िए। फिर इसका सन आप इस तरह से याद करें 1904 और फिर एक साल और 1905, इस तरह से। तो आपको लर्न ये करना है, फर्ड यानी फर्स्ट, टेस्ट क्या था बुद्धि का, तो बुद्धि जिसके ज्यादा होगी वो ही फर्स्ट आएगा, तो अल्फ्रेड बिनेट और सीमेन। फादर ऑफ इंटेलिजेंट भी इन्हीं को, क्योंकि ये क्या है फर्स्ट आते हैं और फर्स्ट व्यक्ति ही बुद्धिमान होता है। मानसिक बुद्धि ये भी अल्फ्रेड बिने ही है, तो ये याद करना आसान हो जाएगा आपके लिए। यहाँ पे IQ दिया हुआ है, तो IQ को हम सिंपली एक दो बार बोलेंगे, टर्मन IQ इंटेलिजेंट क्वोशिएंट टर्मन, तो इस तरह से याद हो जाएगा। मुझे तो ये इसी तरीके से याद होता था। मुझे लगता है जो प्रॉब्लम मुझे आती थी वो आपको ना आए, तो मैंने सोचा आपको भी उसी तरीके से बताया जाए ताकि आपकी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। क्योंकि जो CD है इसमें इतने सारे सिद्धांत है, इतने सारे वैज्ञानिकों के नाम हैं कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ तो हमें लर्न हो जाता है, लेकिन एग्जाम में जब जाते हैं तो हमें एकदम से याद नहीं आता है। तो ये इस तरह से रिलेट करके अगर आप इसको याद करेंगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा। और ये वैश्वर वाले, ये आपको एक बार ये वाले सारे देख लेना है, और एवरेज वाला जो है ये इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लें। तो ये हमने कर लिया है। तो चलिए अब जान लेते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी संज्ञानात्मक विकास के बारे में। संज्ञानात्मक विकास होता क्या है, संज्ञान का मतलब होता है ज्ञान प्राप्त करना। एक बच्चा जो होता है जब इस यूनिवर्स में आता है तो वो एक सिर्फ जैविक प्राणी होता है। जब वो इस यूनिवर्स में आता है और धीरे धीरे वातावरण के संपर्क में आता है, साथ ही उसको जो गुण है वो तो मिले भी रहते हैं, और उसके अलावा वो वातावरण के संपर्क में आता है, चीज़ों को एनालिसिस करता है। छोटा बच्चा तो माँ से ही सीखता है। प्रथम अध्यापिका कौन है, बच्चे की माँ ही है। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। और बच्चा जो है अपने वातावरण से सारी चीज़ें सीखता है धीरे धीरे करके। जितना उसको अच्छा वातावरण मिलता है, जितना ज़्यादा वो प्रैक्टिस करता है, उतना ज़्यादा उसका संज्ञान अच्छा होता है।
तो संज्ञान का मतलब एक ऐसा ज्ञान जो कि बच्चा इस यूनिवर्स में आकर अपने वातावरण के अकॉर्डिंग सीखता है और अपने ज्ञान का विकास करता है। संज्ञानात्मक विकास यानी कॉग्निटिव थ्योरी जो है, इसकी कॉग्निटिव थ्योरी भी बोल सकते हैं आप, इसको कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी बोल सकते हैं। इसके प्रतिपादक कौन थे? जीन पियाजे। जीन पियाजे जो हैं, इन्होंने पहले इनका थोड़ा सा परिचय जान लें। कौन थे ये? जीन पियाजे। जीन पियाजे जो थे स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे और ये जो है कॉग्निटिव थ्योरी के प्रतिपादक थे। इन्होंने ये सिद्धांत कब दिया था? 1920 से 30 तक दिया था, कॉग्निटिव थ्योरी वाला ही। लेकिन इसको इन्होंने अपना ही जो ये सिद्धांत है, इसमें कुछ कमियां इनको दिखी तो उन्होंने फिर से इसको रिवाइज करके 1970 में दिया और उसी के बाद इनको नेम फेम मिला। नेम फेम मिला जो कि मतलब पुरस्कार वगैरह जो है वो सारी चीजें इनको उसी के बाद मिलनी शुरू हुई। जीन पियाजे ने बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट कहा। लिटिल साइंटिस्ट कहा। लिटिल साइंटिस्ट या फिर नन्हा वैज्ञानिक कहा। तो जीन पियाजे ने जो बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट कहा, किसने कहा? ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है और ये एग्जाम में आया हुआ है, तो आप इसको ध्यान से याद जरूर कर लें। बच्चों को इन्होंने क्या कहा? लिटिल साइंटिस्ट यानी नन्हा वैज्ञानिक कहा। अब इनके जो इन्होंने सिद्धांत दिया उसके बारे में हम बात करते हैं। इस सिद्धांत के प्रतिपादक तो जीन पियाजे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है इस क्लास को देखने के बाद लगभग 70% तो आपको यहीं पर लर्न हो जाएगा। 30% जो है आप खुद से एक दो बार रिवाइज करेंगे तो इजीली आपका अच्छे से पक्का हो जाएगा। आपको एक चीज़ और कहूँगी, जब आप मेरी क्लास लगाते हैं तो उससे पहले जो क्लास हमारी हुई है वो वाले नोट्स एक बार आप आंखों से जरूर निकाल लें, उसके बाद में इस क्लास को लगाएं तो आपको जो है कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होते चले जाएंगे। क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो पीछे का हमारा भूलता जाएगा, तो ये चीज़ ध्यान रखनी जरूरी है। स्टडी हम खूब करते हैं लेकिन हम याद कितना रख पाते हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में हमारे पास कुछ भी नहीं होता, हमें अपना जो माइंड है उसी को जो है उसके अनुसार ही चलना पड़ता है। अगर उस समय कोई चीज़ याद नहीं आ रही है तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इतना पढ़ने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर क्वेश्चन गलत हो जाता है तो फिर ये अच्छी बात नहीं है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, बार बार रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है और ये ही जो है सक्सेस की होती है। संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत दिया वो इन्होंने ही दिया था और इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। किन्होंने दिया था? जीन पियाजे ने दिया था। निर्णय लेना, ज्ञान, कौशल, कल्पना, क्षमता। संज्ञान से हम क्या क्या सीखते हैं? निर्णय लेना सीखते हैं, ज्ञान, कई तरह के ज्ञान हैं, भाषाएं हैं, कई तरह की लैंग्वेज वगैरह हैं, काफ़ी सारा ज्ञान जो है हम इसी से सीखते हैं। कौशल जैसे कि मेहंदी लगाना, पेंटिंग करना, सिलाई कढ़ाई करना, कंप्यूटर में अच्छा जो है अच्छा स्पेशलिस्ट बन जाना, ये सारे आपके कौशल ही हैं और ये आपको ज्ञान से ही प्राप्त होंगे। कल्पना क्षमता, आप अगर ज्ञानी है, अगर कोई व्यक्ति ज्ञानी है तो आप इजीली जो है कल्पना क्षमता के द्वारा कोई भी चीज़ को क्रिएट कर सकता है, कोई कहानी, कोई कविता, इस तरह से वो बना सकते हैं। अब संज्ञान की विशेषता जान लेते हैं। रूपांतरण, आप इसी तरह से इसका जो है चार्ट बना लें, इससे आपका बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा, क्योंकि कीवर्ड्स जो है 1 मिनट में हमारी आंखों के सामने हम देख लेते हैं तो फिर इजीली हमको दिमाग में बैठते चले जाते हैं। इसके विस्तार में डिटेल में मैं आपको बता रही हूँ और साथ में आप इस तरह से कीवर्ड जरूर लिखें। रूपांतरण, ज्ञान का रूपांतरण किया जा सकता है। रूपांतरण का मतलब है चेंज करना। मान लीजिए आपने कोई ज्ञान सीखा हुआ है, कोई स्किल आपने सीखी हुई है, तो आप उसको और ज़्यादा प्रैक्टिस करके उसमें और ज़्यादा बढ़ोतरी कर सकते हैं, उसको और ज़्यादा चेंज कर सकते हैं। ये क्या होता है, बाल्यावस्था में आसान होता है और धीरे धीरे एज के साथ कठिन होता जाता है। छोटा बच्चा लिखना सीखता है जिस तरह से, या फिर फॉर एग्जाम्पल बच्चा जो है पहले बैठना सीखता है, फिर धीरे धीरे करके वो चलना, घुटनों पे चलना, फिर खड़े होना, फिर चलना सीखता है।
तो पहले की जो चीज़ें होती है बच्चे की वो आसान होती है, धीरे धीरे करके वो कठिन होती चली जाती है। पहले बच्चा पेंसिल पकड़ना सीखता है, लाइन खींचना सीखता है, अल्फ़ाबेट्स वगैरह बनाना सीखता है, फिर धीरे धीरे करके वो नोट्स बनाना और ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें बाद वाली चीज़ें जो है क्या आ जाएंगी, कठिन में आ जाएंगी। जो पहले वाली चीज़ें हैं वो आसान है। आसान से सरल की ओर बच्चे का विकास होता है। आसान से कठिन की ओर बच्चे का विकास होता है। बुद्धि, इसमें क्या है, बुद्धि का होना जरूरी है। जैसे कि पहले अभी हमने देखा IQ जो है जिसका जितना होता है उसके अकॉर्डिंग जो है बच्चा या जो भी है वो सीखता है। तो बुद्धि जितनी है उसके अकॉर्डिंग सीखता है। अगर बुद्धि कम है तो उससे अकॉर्डिंग उस चीज़ को सीखने में 2 या 3 बार समय लग जाएगा, ज़्यादा समय लगेगा। अगर वो इंटेलिजेंट है, मतलब तीव्र बुद्धि, कुशाग्र बुद्धि वाला है, तो वो इजीली एक बार में ही उस चीज़ को सीख जाएगा। ये क्या है, एक मानसिक प्रक्रिया है। संज्ञान मानसिक प्रक्रिया है। ये जैसे कि कौशल है हमारा, कुछ भी है, तो ऐसा तो नहीं है कि हम उसका किसी का भी कौशल चुरा सकते हैं या देख सकते हैं या एक बार उससे कह सकते हैं कि आपका कौशल मुझे दे दो थोड़ी देर के लिए। ऐसा नहीं, क्योंकि ये क्या है, मानसिक प्रक्रिया है। हमारे मन में, हम अपने मन के अंदर जानते हैं कि ये इस तरह से करना है इस काम को, लेकिन इस कौशल को हमसे कोई चुरा नहीं सकता। ये कोई वस्तु नहीं है। जैसे मान लीजिए ये मार्कर है, इसको तो आप किसी को भी दे सकते हैं या उसको एक्सचेंज करके दे सकते हैं या आप अपनी कोई भी चीज़ किसी को दे सकते हैं। पर ज्ञान और कौशल क्या है, एक मानसिक प्रक्रिया है और वो हमारे अंदर ही होता है, जिसको कोई चुरा नहीं सकता। जैसे कि आपका सिलाई कढ़ाई करना, खाना बनाने में निपुणता, बोलने में निपुणता, ये सारे कौशल के अंतर्गत आ जाते हैं। इसके बाद में विकासात्मक, ज्ञान में हम विकास कर सकते हैं। बुद्धि का विकास नहीं होता है लेकिन ज्ञान का विकास होता है। जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं, जैसे जैसे हम और अच्छी अच्छी चीज़ें सीखते हैं और खूब सारा ज्ञान लेते हैं, खूब सारे वर्ड देखते हैं, उस अकॉर्डिंग हमारा ज्ञान बढ़ता जाता है। आगे की क्लास में आप देखेंगे कि बच्चा किस तरह से पहले शुरू में 1-2 वर्ड सीखता है, फिर धीरे 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 उसकी डिक्शनरी जो है, वर्ड्स की डिक्शनरी बढ़ती जाती है और उसके शब्दकोश में 300 से 400 तक के वर्ड जो है वो इजीली कर पाता है। तो ये क्या है, एक विकासात्मक अवस्था ही है। जैसे जैसे विकास होता है वैसे वैसे हमारे ज्ञान में बढ़ोतरी होती है। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और अब जो है, जिन त्याजे जो सर थे, इनके चरण, जो विकास के चरण है, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। इनके जो है 4 चरण इन्होंने दिए थे। पहला इन्होंने दिया था सेंसरी मोटर, दूसरा था प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट और फॉर्मल। एक चीज ध्यान रखिए, इनको इंग्लिश में ही याद करके रखें, क्योंकि हिंदी वाले वर्ड्स जो हैं एग्जाम में कई बार चेंज हो जाते हैं, वहां फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या। तो इसीलिए मैंने इसको इंग्लिश में ही लिखा है, सेंसरी मोटर अभी विस्तार से समझेंगे, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट और फॉर्मल। अब चलिए इसको जान लेते हैं विस्तार से कि होता क्या है। सेंसरी मोटर, जैसे कि नाम से ही हमें समझ में आ रहा है, यहाँ पर सेंसर्स की बात की जा रही है। सेंसरी मोटर यानी हमारे सेंस, हमारे जो ज्ञानेंद्रियां हैं, हमारी कितनी ज्ञानेंद्रियां होती है, 5 तरह की ज्ञानेंद्रियां होती है। आँख, नाक, कान और त्वचा, जीभ, ये सारी हमारी क्या है, ज्ञानेंद्रियां। तो पहले क्या है, बच्चा क्या करता है, जब इस यूनिवर्स में आता है तो ज्ञानेंद्रियों से ही सीखता है, वो चीज़ों को एनालिसिस करता है, उसके अकॉर्डिंग धीरे धीरे करके वो इन चीज़ों को, जन्म से 2 वर्ष तक रहता है, तब तक बच्चा जो अपनी ज्ञानेंद्रियों से सीखता है। इसमें क्या होता है, इसमें ये क्या करता है, ज्ञानेंद्रियों से सीखता है। ये चीज तो हमें ऐसे भी याद हो जाएगी सेंसर से, ये ज्ञानेंद्रियों से सीखता है। दूसरा, बच्चे के अंदर 24 माह के अंदर, 24 माह का मतलब क्या हो गया, 2 वर्ष। 1 वर्ष में 12 माह होते हैं, 2 वर्ष में 24 माह होते हैं।
तो 24 माह तक बच्चे में वस्तु स्थायित्व आ जाता है, वस्तु स्थायित्व आ जाता है। बच्चे के अंदर वस्तु स्थायित्व का मतलब क्या हुआ? स्थायित्व का मतलब होता है बच्चा शुरू में क्या होता है, जब छोटा मतलब एक 1.5 साल का बच्चा होता है, अगर कोई बदमाशी करे, मान लीजिए कोई बॉल है उसके हाथ में और बार बार वो फेंके जा रहा है, हम इरिटेट हो रहे कि कैसे ये बंद करें इस बॉल को फेंकना ताकि हम अपना काम कर सके। तो हम क्या करते हैं, बॉल को पकड़ते हैं और उसको छुपा लेते हैं, इस तरह से छुपा लेते हैं और बोलते हैं कि वो तो गया, गायब हो गया। तो बच्चा इजीली मान लेता है कि हाँ सच में ये चीज़ गायब हो गई। लेकिन 2 वर्ष के बाद, जब 2 वर्ष का बच्चा हो जाता है तो उसको पता चल जाता है। अगर हम उसको कहते हैं कि ये है, जैसे ये डस्टर है, ये उसके सामने है और हमने कहा ये तो गायब हो गया, लेकिन वो इस चीज़ को समझने लग जाता है कि ये आपने जो चीज़ है अगर ये छुपा दी है तो ऐसा नहीं कि ये खो गई, ये है नहीं, ये मतलब है, वस्तु तो है लेकिन हमसे छुपाई जा रही है। तो बच्चे में इस समय तक वस्तु का स्थायित्व आ जाता है। दूसरी स्टेज है प्री ऑपरेशनल। प्री 2 वर्ष से 7 वर्ष तक का होता है और इसमें बच्चे का भाषा का विकास होना शुरू हो जाता है। भाषा विकास, सिंबॉलिक मतलब बच्चों को जैसे कि हम अलग अलग तरह के शेप्स वगैरह दिखाते कि ये देखो बेटा ये स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है, ये देखो एप्पल है तो ये गोल है, इस तरह की चीज़ें हम इसको बच्चे को जो है सिखाना शुरू कर देते हैं, सिंबल्स दिखा के ये शेप ये है, तो ये चीज़ें। और ये होता कब है? 2 से 7 वर्ष तक। इसमें इसका बच्चे का जो है भाषा विकास हो जाता है, सिंबॉलिक तरीके से वो सीखना शुरू कर देता है। और मानसिक चित्रण, अब बच्चे को जब हम बताते हैं कि देखो बच्चा ये बॉल है, ये गोल है, ये आपका ये बुक है, ये स्क्वायर, इस तरह से बताना शुरू करते हैं तो बच्चा अपने मन ही मन उसको चित्रित करना शुरू कर देता है, उस चीज़ को अपने अंदर इमेजिनेशन करने लगता है। और धीरे धीरे यही जो है बच्चे का यहाँ से ही विकास शुरू हो जाता है। बच्चा धीरे धीरे करके उन चीज़ों को सोचना शुरू कर देता है। प्री ऑपरेशनल अवस्था जो है, इसके 2 दोष हैं और वो दोष कौन से हैं, इसको यहाँ लिख देते हैं। प्री ऑपरेशनल के दोष हैं, ऑपरेशनल के दोष, ये दोष ऐसे हैं जो कि एज के साथ जो है उस अवस्था के बाद में ये खत्म हो जाते हैं। तो पहला तो है अहम केंद्रवाद, और दूसरा और जीववाद। अहम केंद्रवाद का मतलब हम बच्चा खुद को केंद्र में देखता है, उसको ऐसा लगता है कि कुछ भी हो रहा है तो वो मेरे लिए हो रहा है, कुछ भी चल रहा है तो वो मेरे लिए हो रहा है। बच्चा जो है अपनी परछाई को देखकर उसको लगता है कि ये परछाई जो है मेरा पीछा कर रही है। सूरज को देखता है तो उसको लगता है सूरज उसका पीछा कर रहा है। चांद है, अगर चांद दिखता है तो उसको लगता है कि वो चांद जो है उसी का पीछा कर रहा है। तो उस बच्चा जो है खुद को केंद्र में देखता है और उसको लगता है सारी चीज़ें उसके इर्द गिर्द चल रही है, तो उसको बोलते हैं अहम केंद्रवाद। जीववाद का मतलब बच्चा जो है, जीव का मतलब वही जीव, बच्चा इस समय उसको लगता है कि कोई भी निर्जीव वस्तु, मान लीजिए बच्चा गिर गया, कोई सोफा कुर्सी से अड़ के फंस के गिर गया, तो अगर हम उस कुर्सी को मार देते हैं जोर से कि तुमने मेरे बच्चे को मारा, ऐसे करके उसको मार देते हैं, बच्चे को ये संतुष्टि हो जाती है कि हाँ ना इसको भी दर्द हो रहा है, मतलब ये तो है तो निर्जीव वस्तु, लेकिन बच्चे को ऐसा लगता है कि इसको भी दर्द हो रहा है, तो उसको संतुष्टि हो जाती है कि मुझे लगी तो उसको भी लग गई, और वो इस चीज़ से खुश हो जाता है। आपने अपने घरों में भी देखा होगा, बच्चा गिर जाता है तो हम कई बार उसको बोल देते हैं लो चींटी मर गई, ये लो इसको हमने मार दिया, इस तरह से। तो बच्चा जो है इससे जो है उसको संतुष्टि लगती है और लगता है कि हाँ सच में मेरे को जैसा दर्द हो रहा है वैसे ही इसको भी हो रहा है। और ये जो है एज के साथ जो है
2 से 7 वर्ष के बाद में धीरे धीरे ये खत्म होना शुरू हो जाता है। बच्चा समझने लग जाता है कि ये जो है सही में नहीं है, रियल में नहीं है, मतलब निर्जीव वस्तु है, इसको कोई दर्द नहीं होता है। हम सभी को अब पता है कि निर्जीव वस्तु, इसको मारेंगे तो क्या दर्द होगा? नहीं होगा। तो ये चीज वो जानने लगता है। नेक्स्ट आपका क्या है? कॉन्क्रीट एज। कॉन्क्रीट एज जो है आपकी कब से कब तक होती है? 7 से 11। कॉन्क्रीट कब से कब तक है? 7 से 11। ठीक है। यहाँ पे तर्क के साथ बच्चा सीखने लगता है, तर्क के साथ सीखना। दूसरा क्या है? नियमीकरण। नियमीकरण, नियमीकरण। और ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंजर्वेशन ऑफ नंबर, कलर। तो कॉन्क्रीट एज जो है वो कौन सी है? कॉन्क्रीट यानी इसको बोलते क्या है वैसे? स्थूल एज। इस हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? स्थूल। लेकिन आप इसका इंग्लिश वर्ड ही याद रखें, स्थूल। कॉन्क्रीट 7 से लेके 11 वर्ष तक होती है। इसमें बच्चा तर्क के साथ सीखता है, मतलब अब वो है कोई भी चीज हम उसको बता रहे हैं तो वो तर्क रखता है अपना, कि अगर हम उसको कह रहे हैं कि बेटा अभी सुबह हो रही है, तो अपना तर्क रखता है कि क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब वो हर चीज में अपना तर्क रखता है, तर्क के साथ सीखना शुरू करता है। चांद, अब हम उसको बता रहे हैं बेटा ये रोटी गोल है, अच्छा हम उसको कहते हैं बेटा आग के पास मत जाओ, जल जाओ, तो वो फिर तर्क पूछता है कि क्यों, ऐसा क्यों। तो वो धीरे धीरे जो है तर्क के साथ सीखना शुरू करता है। नियमीकरण। इस एज में बच्चे जो है जो नियम अपना बना लेते हैं या हमारे द्वारा जो बना दिया जाता है उसी को फॉलो करते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चा अगर सुबह दूध ब्रेड खा के जा रहा है तो वो हमेशा वो ही खा के जाएगा, चाहे आप कितना भी अच्छा नाश्ता बना दीजिए, सब्जी पूड़ी बना दीजिए, पोहा बना दीजिए, भटूरा बना दीजिए, कुछ भी बना दीजिए, चाहे कुछ भी बना रखा हो घर में, पर वो हमेशा ही दूध ब्रेड या बिस्किट, दूध ब्रेड बिस्किट जैम ब्रेड इस तरह से ही वो खाएगा। दूसरा एग्जाम्पल, अगर बच्चा अपना बैग लगा रहा है तो पहले वो अपने बैग में किताबों को रखता है। अगर वो रख रहा है किताबों को, उसको हमने बताया कि बेटा पहले किताबें रखनी है, तो वो उसी को रखेगा, उसके बाद में कॉपी को रखेगा। तो वो हमेशा ही एक नियम को फॉलो करता है, वो अपने नियम से हटता नहीं है। कंजर्वेशन ऑफ नंबर। इस एज में बच्चे को हम कलर्स है, नंबर्स हैं, ये सिखाने लगते हैं। बच्चे को हम चार्ट वगैरह भी लेके आते हैं कि भाई और ऑब्जेक्ट वगैरह दिखा के भी उसको बताते हैं कि बेटा ये एप्पल है, ये रेड है, ये ऑरेंज है, ये ऑरेंज कलर का है। इस तरह से हम उसको बताते हैं कि बेटा ये कलर। तो बच्चे को कंजर्वेशन ऑफ नंबर और कलर्स जो है वो कब आने लगता है? 7 से 11 वर्ष में। और कॉन्क्रीट, ये जो अवस्था का नाम क्या है? कॉन्क्रीट। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया। कंजर्वेशन ऑफ नंबर और कलर्स का ज्ञान बच्चे को कब, कौन से उसमें चरण में होता है? कॉग्निटिव थ्योरी के कौन से चरण में होता है? तो कौन से चरण में होता है? कॉन्क्रीट में होता है 7 से 11। पूछा यही जाएगा, कॉन्क्रीट आपको वर्ड मिलेगा और इसी पे आपको टिक लगाना है। इसी तरह से पूछा जाता है कि ये जो, जैसे पिछला हमने अभी देखा था, अभी हमने सेंसरी मोटर देखा था, उसके बाद में हमने प्री ऑपरेशनल। ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि बच्चे में ये वस्तु स्थायित्व कब आ रहा है? तो वस्तु स्थायित्व कब आ रहा है बच्चे के अंदर? वस्तु स्थायित्व सेंसरी मोटर स्टेज में। और साथ ही बच्चे के अंदर जो अभी हमने देखा था जीववाद और अहम केंद्रवाद, ये कौन सी उसमें आता है? तो ये हमें पता होना चाहिए कि कब आता है ये? प्री ऑपरेशनल में। और कॉन्क्रीट का क्या है? कंजर्वेशन ऑफ नंबर और कलर। नेक्स्ट औपचारिक यानी फॉर्मल, ये आपका 11 वर्ष के बाद तक चलता है। औपचारिक या फिर फॉर्मल, ये है 11 वर्ष के बाद। TS कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। तो जो सेंसरी मोटर स्टेज है
पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि इसकी सेंसरी मोटर स्टेज की उप अवस्थाएं कितनी है। 6 अवस्थाएं होती है इसकी, कितनी होती है? 6 उप अवस्थाएं होती है। इसको इस तरह से लर्न करेंगे, RPSCTS। आर से क्या बनेगा? आर से आपका बनेगा रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन। पी से आपका बनेगा प्री ऑपरेशनल फेज। एस से आपका बनेगा सेकेंडरी फेज। सी से आपका क्या बनेगा? कॉन्क्रीट कंडीशनल एस। और टी से आपका क्या बनेगा? टी टेरिटरी सर्कुलर टेरिटरी सर्कुलर रिएक्शन। टेरिटरी थोड़ा सा इसको सही कर दें, टेरिटरी SCIRCULAR सर्कुलर रिएक्शन। और लास्ट जो है आपका एस हम यहाँ लिख देते हैं। एस का क्या होगा आपका? सिंबॉलिक प्रॉब्लम सॉल्विंग। सिंबॉलिक प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो आपके क्या हो गए, ये इस तरह से याद हो जाएंगे, RPSCTS इस तरह से। आर से हो जाएगा रिफ्लेक्स एक्शन, पी से होगा प्राइमरी सर्कुलर फेज, एस से आपका हो जाएगा सेकेंडरी फेज, सी से आपका हो जाएगा कंडीशनल, और टी से आपका होगा टेरिटरी सर्कुलर फेज। रिफ्लेक्स सेक्शन जो है आपका जन्म से 1 माह तक रहता है। ये जो प्राइमरी एज जो है इसमें आपका 1 माह से लेके 4 माह तक, ये ध्यान रखें, ये इसका है। ये जो है सेकेंडरी फेज जो है 4 से 8 माह, ये महीनों की है सारी कंडीशंस जो आपकी। 8 से 12, ये वाली जो है टेरिटरी आपकी 12 से 18, सिंबॉलिक 18 से 24। रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब बच्चे की प्रतिवर्ती क्रियाएं, यानी बच्चा क्या कर रहा है, चूसना रोना, या उसकी शारीरिक क्रियाएं अलग अलग तरह की, जैसे कि मोरो रिफ्लेक्शन एक्शन है। ये सारे, ये जो है जन्म से लेके 1 माह तक के होते हैं। चूसना, रोना, शारीरिक क्रियाएं, उसका हाथ पैर चलाना, ये सारी चीजें ये इसमें आएगी। प्राइमरी सर्कुलर फेज जो 1 माह से लेके 4 माह तक होता है, और इसमें जो ये प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं, यानी ये रिफ्लेक्स एक्शन जो है ये समाप्त हो जाता है। प्रतिवर्ती क्रियाएं समाप्त। नेक्स्ट आपका फेज कौन सा है? सेकेंडरी फेज, 4 से लेके 8 माह तक। अब इसमें जो है बच्चे की एक्टिविटी जो है, एक्टिविटी विथ पर्पज। बच्चे की जो एक्टिविटी 4 से 8 माह में बच्चे की जो एक्टिविटी, अब इससे पहले की एज में बच्चा अगर रो रहा है तो बिना कारण रो रहा है। इसमें जो है बच्चा विथ पर्पज, कोई पर्पज होगा। अगर वो रो रहा है तो उसको भूख लग रही है, खाना तो क्या, भूख लग रही है, तो उसको भूख लग रही है, या फिर गीला है, या फिर कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई चीज़ चुभ रही है, तो वो रोता है। तो उसका जो भी काम होता है वो पर्पज के साथ होता है सेकेंडरी के अंदर।
कंडीशनल जो है 8 से 12 तक होती है। कंडीशनल 8 से 12, और इस समय बच्चा जो है घुटनों से चलना सीख जाता है, हल्का हल्का सा खड़ा होना भी सीख जाता है। तो इस समय बच्चा अपने जो बाधाएं हैं वो दूर करना सीख जाता है। आप इसको लिख लें, मैं बोल देती हूँ, उसको बोर्ड पूरा भर गया है। कंडीशनल फेज 8 से 12, इसमें बच्चा अपना जो भी उद्देश्य है, मान लीजिए उसको बॉल चाहिए या कोई खिलौना चाहिए, तो अपने आसपास आने वाली बाधाओं को वो दूर करना सीख जाता है। अगर बच्चे के सामने बच्चा जा रहा है कुछ लेने के लिए घुटनों से चल के, आप उसके बीच में खड़े हो जाएंगे तो वो आपके साइड से निकल जाएगा, तो वो अपनी बाधाओं को धीरे धीरे दूर करना सीख जाता है और इजीली उसको प्राप्त भी कर लेता है। नेक्स्ट है टेरिटरी सर्कुलर रिएक्शन। ये जो है ये क्या है, 12 से लेके 18 तक, और इसमें बच्चा साधन और साध्य में अंतर करना सीख जाता है। साधन का मतलब जो उद्देश्य हमें प्राप्त करना है उसके लिए जो जो साधन हमारे काम में आ रहे हैं उनको हम साधन कहते हैं। जैसे कि आपको जॉब चाहिए, उसके लिए आप ये क्लास देख रहे हैं, क्लास देखना, मेरा बोलना, मुझे सुनना, ये आपका क्या है, साधन है। और आपका उद्देश्य तो ये नहीं है कि आप क्लास देखते रहें, आप क्यों अपना समय दे रहे हैं, क्योंकि आपको जॉब चाहिए, तो वो जॉब क्या है, आपका उद्देश्य है। तो इसको हम उद्देश्य को क्या बोलेंगे, साधन। साधन जो कि हमारे काम को करने के लिए हम जो जो चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं वो आपका क्या है, साधन हो जाएगा। इसके बाद लास्ट जो है वो है सिंबॉलिक प्रॉब्लम सॉल्विंग। सिंबॉलिक प्रॉब्लम सॉल्विंग, इस समय बच्चा मानसिक क्रिया के साथ सीखना शुरू कर देता है, मतलब इमेजिनेशन पावर करके धीरे धीरे एनालिसिस करके उसको सीखना शुरू कर देता है। अब जो है बोर्ड पूरा भर चुका है और हमारी क्लास भी कंप्लीट हो चुकी है, तो एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर दें। जिन प्याजे के बारे में हमने देख लिया, इन्होंने बच्चों को क्या बोला, लिटिल साइंटिस्ट। इन्होंने अपना ये जो कॉग्निटिव थ्योरी वाला सिद्धांत है ये दिया कब था, 1920 से 30 में दिया था। 1970 में इसे फिर से रिवाइज करके दिया तो इन्हें नेम फेम प्राप्त हुआ। बच्चों को इन्होंने लिटिल साइंटिस्ट या नन्हा वैज्ञानिक बोला है। और इन्होंने जो ये क्या है आपका कॉग्निटिव थ्योरी जो है उसकी 4 अवस्थाएं बताई है। कौन कौन सी, पहली है सेंसरी मोटर स्टेज, दूसरी आपकी क्या है प्री ऑपरेशनल है, तीसरी कॉन्क्रीट है और चौथी फॉर्मल है। और सेंसरी मोटर की भी जो है इन्होंने 6 अवस्थाएं बताई हैं। किन्होंने, जिन प्याजे ने सेंसरी मोटर की 6 अवस्थाएं बताई है। इसको लर्न कैसे करना है, RPSCTS। आर से क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्स एक्शन। जन्म से लेके 1 माह तक बच्चा रोना, चूसना, उसकी शारीरिक क्रियाएं जो प्रतिवर्ती क्रियाएं वो इसमें आ जाएंगी। पी से आपका प्राइमरी सर्कुलर एज, और ये होती कब से कब तक है, 1 माह से लेकर 4 माह तक होती है। और ये इसमें बच्चा जो प्रतिवर्ती क्रियाएं पिछली उसमें कर रहा था वो इसकी समाप्त हो गई। सेकेंडरी फेज ये 4 से 8 माह, और इसमें बच्चे की जो एक्टिविटी होती है वो विद पर्पज होती है। जो भी काम कर रहा है, रो रहा है, कोई कुछ किसी भी रीजन से रो रहा है तो कोई रीजन है इसके पीछे। कंडीशनल ये क्या है, 8 से 12 तक है, और अपना जो भी पर्पज उसको चाहिए उसको पूरा करने के लिए वो बीच में जो बाधाएं आती हैं उनको दूर करने का प्रयास करता है। टेरिटरी सर्कुलर ये 12 से 18 तक होती है। साधन और साध्य में हमने बता दिया होता क्या है, इसमें अंतर करना सीख जाता है। लास्ट क्या था आपका, सिंबॉलिक था। सिंबॉलिक में बच्चा जो है मानसिक क्रिया के साथ जो है सीखना शुरू कर देता है, इमेजिनेशन पावर के साथ 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 धीरे धीरे करके सीखना शुरू कर देता है। तो आज जो है हमने 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए, इंटेलिजेंट टेस्ट और साथ ही कॉग्निटिव थ्योरी। और मुझे जो है बड़ी खुशी हुई है कि मैंने आज जो है हेल्थ इशू होने के बावजूद भी इतना अच्छे से आपको जो है दोनों टॉपिक एक ही क्लास में कंप्लीट करवा दिए। उम्मीद रहेगी आप भी इसे अच्छे से नोट डाउन करते जा रहे हैं। क्लास लगाने से पहले इसको रिवाइज जरूर कर लें नेक्स्ट क्लास के लिए। और मैं आपको कह दूं, अब जो मेरी क्लास होंगी एक दिन छोड़कर एक दिन होगी, समय जो है मैं फिक्स नहीं बता पाऊंगी आपको, क्योंकि जब मुझे सही लगता है तो मैं क्लास अपनी तरफ से रिकॉर्ड कर ही लेती हूँ और आपके लिए लेकर जरूर आती हूँ। मेरा खुद का जो है बहुत ज़्यादा कोशिश रहती है कि आपके साथ क्लास जो है
दी जाए हमेशा ही। लेकिन कई बार कुछ रीज़न हो जाते हैं, हेल्थ इशू ही चल रहा है बहुत ज़्यादा, बहुत थोड़ा है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। उसके बाद में आपकी जो है रेगुलर क्लासेस रहेंगी। और आज की क्लास में वैसे हमने जो है 2 क्लास का जो टॉपिक थे, 2 क्लास के, वो एक ही क्लास में फिनिश किया है और अच्छे से समझा और याद भी किया है। तो आप भी इसी तरह से पढ़ते रहिए अच्छे से, और जिस उद्देश्य के लिए ये चैनल आप देख रहे हैं उसको प्राप्त करके रहिएगा। तो इसी तरह से बने रहिए आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा के साथ, जिसका मूल मंत्र है ऑलवेज सक्सेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। वंशा।